स्टार्ट करते हैं बेटा। सर हम अपना दूसरा पेपर आज सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 22। आ जाए स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। सर कहता है Kalima is a trader. At the start of September 2024, Kalima had a cash balance of 240 and bank balance of 890 credit, and a credit customer Eliza owned Kalima 520। सर ये फर्स्ट स्टार्ट ऑफ सितंबर की बात कर रहा है, इसका मतलब बीडी है। और सर बैंक बैलेंस 890 क्रेडिट का मतलब क्या है? सर क्रेडिट का मतलब है ये ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है। ऐसा ही है सर। और फिर एक हमारा क्रेडिट कस्टमर है जिससे हम पैसे मांगते हैं 520 डॉलर बेटा। अब बेटा सुनिएगा कहता क्या है। सर बनाना क्या है? सर आपसे कह रहा है कालिमा की कैश बुक बनानी है ऑन द पेज ऑपोजिट फॉर सितंबर 2024। अब बेटा सुनिएगा। सर आपको कैश बुक बनानी है। अब हमने पढ़ा है बेटा, हम जब कैश बुक बनाते हैं तो हम जो है वो पहले जो है एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद हम कैश बुक बनाएंगे बेटा। अब आ जाए जरा एंट्रीज पढ़ते हैं और बनाते हैं बेटा। एग्जाम में आपने यहीं पे ही एंट्रीज बनानी होंगी बेटा। कहते हैं पे स्टेशनरी एंड कैश 82। सर बना लें एंट्री यहाँ पे, स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट। जिस तरीके से मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आपने उसी तरीके से करना है। सर उसके बाद आपसे कहता है कैश सेल्स 478, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 478। उसके बाद कहता है सर चेक फॉर 30 रिसीव एट द एंड ऑफ अगस्त फ्रॉम बदर अ क्रेडिट कस्टमर वाज डिसऑनर्ड। सर हमें एक चेक मिला था अगस्त में बदर से। आज वो चेक क्या हो गया है बेटा? डिसऑनर्ड हो गया है। सर मुझे चेक रिसीविंग की एंट्री बनानी चाहिए या डिसऑनर्ड की? सर चेक जो रिसीव हुआ था वो अगस्त में हुआ था, मैं आज सितंबर का काम कर रहा हूँ। तो मैं सितंबर में किसकी एंट्री बनाऊंगा? सर मैं डिसऑनर की एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि जब चेक मिला होगा तो मैंने अगस्त में ही एंट्री बना दी होगी। सर तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें चेक मिलता है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक डेबिट और बदर क्रेडिट। ऐसा ही है सर। सर अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो मैं एंट्री बनाऊंगा रिवर्स। सर मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? सर बदर डेबिट और बैंक क्रेडिट। यही पढ़ा है बेटा हमने सर 30 से। सर उसके बाद कहता है पेड वेजेस बाय क्रेडिट ट्रांसफर। सर अब हमने बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर पढ़ लिया है, और बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्रेडिट ट्रांसफर बैंक के केस में यूज होता है बेटा। तो वेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट पहले हमने नहीं पढ़ा था। जब हम बिल्कुल डे बुक्स पढ़ रहे थे तो हमने नहीं पढ़ा था बेटा कि क्रेडिट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। बट अब हमने क्योंकि डे बुक्स पढ़ ली हैं बेटा, तो अब हमें पता, ओ सॉरी, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ लिया है हमने। तो अब हमें पता है बेटा कि जो है हम बैंक का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम गुलनार ऑन क्रेडिट। सर क्या ये मेरी कैश बुक में जाना चाहिए? नहीं सर, कैश बुक में नहीं जाना चाहिए। शायद आगे नीचे कोई और एंट्री होगी, तो अभी मैं एंट्री बना लेता हूँ, देख लेंगे फिर इसको कहाँ डालना है। लेकिन ये कैश बुक में नहीं जाएगा क्योंकि इसका ताल्लुक कैश या बैंक से नहीं है। सर उसके बाद कहता है कालेमा विड्रू 150 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, ड्रॉइंग्स होता है। तो ड्रॉइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट 150। आपने भी इसी तरह एंट्रीज बनानी है सर। उसके बाद कहता है रिसीव चेक फ्रॉम एलिजा एलिजा इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ओड लेस 2.5% डिस्काउंट। सर अब एलिजा की अमाउंट तो दी भी नहीं है एग्जामिनर ने। भाई ऊपर आपको दी थी ना कि एलिजा से कैलेमा मांगता है 520 डॉलर। अब जब 520 डॉलर मांगता है तो हमें पैसे मिले, लेकिन हमें पूरे पैसे नहीं मिले। हमने दिया है 2.5% का डिस्काउंट। तो हमें जो पैसे मिले होंगे वो डिस्काउंट के अलावा वाले, डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद मिले होंगे। तो मैं पहली एंट्री तो बनाता हूँ बैंक डेबिट और एलिजा क्रेडिट। और जो मैं दूसरी एंट्री बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा डिस्काउंट की बेटा। वो मैं बनाऊंगा, सॉरी मैंने उल्टी एंट्री, हाँ नहीं बल्कि सही बनी, डिस्काउंट अलाउड हुआ है ना बेटा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट एलिजा क्रेडिट। सर 520 का 2.5%। जरा बताएंगे बेटा 520 का 2.5% कितना आता है? हाँ दोस्त, बताएं बेटा 520 का 2.5% कितना आता है सर? हाँ दोस्त, बोलो बेटा 520 का 2.5% कितना आता है? निकालें सर।
बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। बोले बेटा। सर ये आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 13 आ रहा है। सर 13 आ गया डिस्काउंट। और सर अमाउंट मांगता था मैं 520, तो 520 माइनस 13, तो मुझे कितना मिल गया बेटा? 500 कितना मिला? बताओ जरा। 507 मिला। ऐसा ही है सर। सर उसके बाद कहता है पेड 120 कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। सर आपने कैश बैंक में पे किया, तो बैंक में पैसा आएगा और कैश से जाएगा बेटा। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट 120। सर उसके बाद आपसे कहता है पेड गुलनार द फुल अमाउंट ड्यू बाय क्रेडिट ट्रांसफर लेस अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। सर अब ये गुलनार की अमाउंट कहाँ से लाऊं? बेटा आपने ऊपर गुलनार को यहाँ पे गुड्स बेचे हैं उधार पे, तो आपको जो है वो पैसे मिल रहे, आपको जो है वो गुलनार को पैसे देने हैं बेटा। पैसे देने हैं। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब बैंक है सर। सर तो गुलनार डेबिट, बैंक क्रेडिट। सर और आपको डिस्काउंट रिसीव मिलेगा। तो सर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, गुलनार डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। सर कैसे निकलेगा? सर ये निकलेगा 200 का 2%। चेक करो बेटा कितना आता है। 4 आता है डिस्काउंट। तो सर अगर 4 आता है तो इसका मतलब 196 की पेमेंट मुझे गुलनार को करनी है। उसके बाद है सर। सर उसके बाद, उसके बाद आए सर। उसके बाद आए सर। उसके बाद कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन टू एलिजबा एलिजा ऑन क्रेडिट बेटा। सर इसकी भी यहाँ कैश बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी, देख लेंगे आगे शायद अकाउंट अकाउंट बनवाया हो अगर। एलिजा डेबिट सेल्स क्रेडिट 1450। उसके बाद आए कहता है क्रेडिट नोट फ्लोटिंग 325 वॉज इशूड टू एलिजा। सर मैंने आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का चैप्टर पढ़ाया था, वहां मैंने आपको पढ़ाया था अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो आपके लिए होगा सेल्स रिटर्न। अच्छा सर, अगर हमें याद नहीं रहता तो हम क्या करें? भाई अगर याद नहीं रहता तो भी एक चीज कर सकते हो ना, कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अगर आपको याद नहीं रहता तो आसान तरीका क्या है? सर आसान तरीका ये, आप चेक करो एलिजे हमारा है कौन। एलिजे हमारा कस्टमर है या हमारा सप्लायर है? सर यहाँ पे आपको एलिजे ने पैसे दिए थे, यानी एलिजे आपका कस्टमर है और आपने एलिजे को गुड्स भी बेचे। तो अगर वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ये मतलब तो पता होना चाहिए एटलीस्ट के रिटर्न हुआ है। तो अगर एलिजे कस्टमर है तो सेल रिटर्न की एंट्री बनेगी बेटा। तो सेल रिटर्न डेबिट, एलिजे क्रेडिट। कितने से भाई? 325। हाँ भाई, क्या ये क्लियर है सारी एंट्री सबको? हाँ दोस्त, चले आए बेटा। तो बनाते हैं सर हम अपने पास कैश बुक। सर वी विल स्टार्ट विद बीडी, हमने पढ़ा था बेटा। आ जाए। सर 1 सितंबर, स्टार्ट ऑफ सितंबर का मतलब 1 सितंबर को बीडी होगा बेटा हमारा। 1 सितंबर बैलेंस बीडी। सर इसने आपको बोला था कैश का पॉजिटिव है और बैंक का क्रेडिट है बेटा, यानी नेगेटिव है बेटा। 1 सितंबर। सर कितना है कैश का जरा चेक करें। 240 और 890 बेटा। सर उसके बाद आए आ जाए एंट्रीज डाल लेते हैं बेटा अब। सर पहली एंट्री कैश क्रेडिट हो रहा है 82 से, ऑपोजिट नाम स्टेशनरी। 82 और स्टेशनरी आ जाए। कैश क्रेडिट हो रहा है बेटा 82 से, ऑपोजिट नाम है स्टेशनरी। 2 सितंबर पर। सर उसके बाद आ जाए अगले वाले पे बेटा। आ जाए सर अगले वाले पे।
सर उसके बाद सर उसके बाद डेट डेट क्या थी, सेकंड। उसके बाद थर्ड पे आओ तो कैश डेबिट हो रहा है बेटा 478 से, ऑपोजिट नाम सेल्स। कैश डेबिट हो रहा है 478 से, ऑपोजिट नाम सेल्स, 3 सितंबर को। उसके बाद है सर, सर उसके बाद आपसे कहता है डिसऑनर चेक की एंट्री बेटा। बैंक क्रेडिट हो रहा है बेटा 30 से, ऑपोजिट नाम बदर कर देंगे। बैंक क्रेडिट हो रहा है 30 से, ऑपोजिट नाम बदर बेटा। सर किस डेट पे? सर 3 सितंबर। सर उसके बाद आपसे कहता है वेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट बेटा। बैंक को मैं क्रेडिट करूंगा 1390 से, ऑपोजिट नाम वेजेस। बैंक को क्रेडिट करूंगा 1390 से, ऑपोजिट नाम वेजेस बेटा। सर क्या डेट है? सर डेट है 5 तारीख बेटा। सर उसके बाद आप आए, सर सेवेंथ वाली मेरी डे बुक में, कैश बुक में नहीं जाएगी बेटा। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सर ये परचेज डे बुक से ताल्लुक है इसका। सर ये वाली जाएगी। बैंक क्रेडिट हो रहा है बेटा 150 से, ऑपोजिट नाम ड्राइंग्स, 150। बैंक क्रेडिट बेटा, ऑपोजिट नाम ड्राइंग्स, 10 सितंबर बेटा। उसके बाद आए सर, सर उसके बाद कहता है बैंक डेबिट 507 से और डिस्काउंट 13 से बेटा, ऑपोजिट नाम एलिजे है। 507 बैंक डेबिट बेटा, बैंक डेबिट हो गया 507 से, डिस्काउंट हो गया 13 से बेटा, और यहाँ नाम आ गया एलिजे। सर किस डेट पे है? सर ये है 14 पे बेटा, 14 सितंबर। सर उसके बाद कहता है, सर उसके बाद कहता है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब बेटा मैंने आपको बताया था सर, जब भी बैंक और कैश दोनों आएंगे, यानी दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री एंड दिस कॉन्ट्रा एंट्री विल अफेक्ट, इस दिस कॉन्ट्रा एंट्री विल अफेक्ट बोथ साइड्स ऑफ द कैश फ्लो। तो सर बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है, पहले मैं बैंक के डेबिट को रिकॉर्ड करता हूं। बैंक डेबिट हो रहा है ना बेटा 120 से, मैंने डेबिट लिखा, ऑपोजिट नाम मैंने लिखा कैश, कॉन्ट्रा एंट्री से डिनोट किया बेटा। सर तो पहली सर पहली एंट्री में मैंने बैंक को डेबिट कर दिया है और ऑपोजिट नाम मैंने कैश लिखा है। अब मैं कैश को क्रेडिट करूंगा बेटा और ऑपोजिट नाम लिखूंगा बैंक। कैश क्रेडिट कर रहा हूं बेटा 120 से, देखिएगा, और मैं ऑपोजिट नाम लिख रहा हूं बैंक, सी से डिनोट करेंगे बेटा। बताया था कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो कैश बुक के दोनों साइड्स को अफेक्ट करती है। तो डेबिट साइड को भी अफेक्ट किया और क्रेडिट साइड को भी अफेक्ट किया। डेबिट में बैंक को अफेक्ट किया, क्रेडिट में कैश को अफेक्ट किया सर। कॉन्ट्रा एंट्री का ये मतलब नहीं है कि दोनों साइड्स में कैश को अफेक्ट करेगी या दोनों साइड्स में बैंक को अफेक्ट करेगी, नहीं सर, दो साइड्स को अफेक्ट करेगी, चाहे कॉलम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे बैंक, यहाँ पे बैंक था और यहाँ कैश था, कभी अदर वे राउंड होगा, कैश यहाँ पे होगा और बैंक यहाँ पे होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब सिर्फ इतना है कि विच अफेक्ट्स बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे भी अफेक्ट आया है, यहाँ पे भी। सर डेट क्या है? सर डेट है 16 सितंबर। सर उसके बाद कहता है आपने गुलनार को पेमेंट की है बेटा, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है 196 से और आपको डिस्काउंट भी मिला है 4 का। 196 की आपने बैंक से पेमेंट की है, बैंक हो रहा है क्रेडिट। सर आप बैंक को क्रेडिट कर दें 196 से, ऑपोजिट नाम गुलनार, और आपको इस पे 4 का डिस्काउंट रिसीव मिला है बेटा। सर क्या डेट है? सर डेट है 21 सितंबर। सर उसके बाद आपसे कहता है सर सोल्ड गुड्स, सर ये नहीं आएगी, सर ये भी नहीं आएगी। सर इसका मतलब मैंने सारी एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड कर ली हैं। जरा मुझे बेटा टोटल बता दो, कैश और बैंक का हैवी टोटल कौन सा है ये बताइएगा। कैश और बैंक का हैवी टोटल कौन सा है ये मुझे बता दें बेटा। हाँ दोस्त, जल्दी से बताओ बेटा, कैश और बैंक का हैवी टोटल क्या है? ये 13 यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ आ गया। बता दें बेटा, हैवी टोटल कैश का, बैंक का क्या है 2656, ओके, और कैश का क्या है बेटा? कैश का क्या है बेटा? अनाबिया बता दो यार, तुमने नहीं किया क्या? कैश का 718, ओके। सर सीडी निकाल लेते हैं। सर कैश का सीडी यहाँ आएगा, सर बैंक का सीडी यहाँ आएगा क्योंकि बैंक का क्रेडिट साइड हैवी है बेटा। तो जरा मुझे बताएंगे बेटा कि सीडी कितना आ रहा है मेरा?
जल्दी से बता दें सर, कितना आ रहा है मेरा सीडी। कैश का भी बता दें और बैंक का भी बता दें बेटा, कितना आ रहा है सर। सर कैश का 516 आ रहा है। ओके। सर बैंक का कितना आ रहा है। बैंक का डेबिट आ रहा है 2029। सर जिसने यहां तक किया, एक तो पहले डेट डाल दो बेटा। सर जिसने यहां तक किया उसका एक मार्क कट गया बेटा, आगे अगला बीडी लिखना पड़ेगा। सर आप डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को क्यों बीडी सीडी नहीं करते, मैंने आपको बताया था। बीडी सीडी सिर्फ उनका होता है जो एसओएफपी आइटम्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम्स का कभी भी बीडी सीडी नहीं होता है। तो सर आ जाए, बीडी लिख लेता हूं मैं। सर एक बीडी यहां आ जाएगा, विच इज फॉर बैंक बेटा 2029। सर एक बीडी यहां आ जाएगा, विच इज फॉर कैश, विच इज 516। डेट आ जाएगी बेटा 1 अक्टूबर। हाँ भाई, क्या ये क्लियर है सर कैश बुक हमें। चले बेटा आगे हैं। सर उसके बाद आपसे कहता है, व्हाट डज क्रेडिट बैलेंस इन बैंक ऑन 1 सितंबर रिप्रेजेंट। सर 1 सितंबर को मेरा बैलेंस जो है वो यहां आ रहा था क्रेडिट, मैंने आपको पहले ही यहां लिखवा दिया था सवाल पढ़ते ही कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स ओवरड्राफ्ट पोजीशन। तो सर आए जरा। सर क्रेडिट बैलेंस इन बैंक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक represents overdraft position which is a current liability for the company बेटा। पूरा लिखना है सर। चलें अब आए। सर अब कहता है कैलिमा की बुक्स में एलिजे का अकाउंट बनाना है। मैंने पहले आपको ऊपर आइडेंटिफाई करवा दिया था, एलिजे हमारा कस्टमर है और कस्टमर का मतलब है सर डेटर। सर बीडी से स्टार्ट करेंगे, उसने आपको बीडी दिया था बेटा। जब मैं आपको कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस पढ़ा रहा था, उसी उसने वहां पे भी जो है वो बीडी दिया था। सर उसने आपको दिया है बीडी 520 बेटा। तो मैं बीडी से स्टार्ट करूंगा सर, 520 का बीडी दिया है। सर उसके बाद आपसे, आपने जहां जहां कैलिमा की सॉरी एलिजे की एंट्री बनाई होगी आप रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा। सर पहली एलिजे की एंट्री आ रही है, ये रही। एलिजे क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एलिजे क्रेडिट हो रहा है। सर एलिजे क्रेडिट हो रहा है 507 से, ऑपोजिट नाम बैंक। एलिजे क्रेडिट हो रहा है 13 से, ऑपोजिट नाम डिस्काउंट अलाउड। तो 513, 507 एंड 13 यहाँ पे आएगा बेटा बैंक, और यहाँ पे आएगा बेटा डिस्काउंट अलाउड। सर क्या डेट है। सर डेट है 14 सितंबर। उसके बाद है सर, उसके बाद कहता है सोल्ड गुड्स टू एलिजे ऑन क्रेडिट। एलिजे हो रहा है डेबिट बेटा 1450 से, 23 अप्रैल को 1450 से डेबिट। ऑपोजिट नाम सेल्स 14 सितंबर। सर उसके बाद कह रहा है, सर उसके बाद कह रहा है सेल्स रिटर्न डेबिट एलिजे क्रेडिट। एलिजे हो रहा है 325 से क्रेडिट, ऑपोजिट नाम सेल्स रिटर्न। सर 325 से क्रेडिट, ऑपोजिट नाम सेल्स रिटर्न। इस दिन के लिए मैंने ऊपर एंट्री बनाई थी, इसका कैश बुक से ताल्लुक नहीं था बेटा, लेकिन इसका ताल्लुक था आपके इस अकाउंट से। जरा मुझे बता देंगे बेटा मेरा टोटल कितना आ रहा है। हाँ दोस्त, जरा बता देंगे मेरा टोटल कितना आ रहा है। 1970 आ रहा है, जरा चेक करें बेटा। और मेरा सीडी कितना आ रहा है बेटा, जरा बता दो। मेरा बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 1125। 30 सितंबर, जिसने यहां तक किया उसका एक मार्क कट गया सर। बैलेंस बीडी लिखना जरूरी है। 1 अक्टूबर बैलेंस बीडी 1125। सर क्या कहता है। सर कहता है नेम द सेक्शन हेडिंग इन कैलिमास एसओएफपी वेयर बैलेंस ऑन एलिजे अकाउंट्स वुड अपीयर। सर कौन है ये एलिजे। सर ये एलिजे है कस्टमर। सर कस्टमर यानी अकाउंट रिसीवेबल। सर ये अकाउंट रिसीवेबल एसओएफपी की किस हेडिंग के अंदर आता है। सर करंट एसेट्स में आता है। मुफ्त के नंबर है बेटा, मुफ्त के, यकीन माने। क्या ये सबको क्लियर है सर, जल्दी बताएं। हाँ दोस्त फटाफट से।
सॉरी यार, माय बैड, माइक बंद था, मुझे पता नहीं था। कहता है बेन रन अ स्मॉल बिजनेस बट डज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने जब आपको सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था कि जब भी ये लिखे कि डज नॉट मेंटेन फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी सवाल या तो सिंगल एंट्री से या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। आपको एग्जाम ये पेपर करते वक्त और एंड इवन इन एग्जाम आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सर किस टॉपिक से आया है, तो फिर पेपर देने मत जाएं। मैंने आपको पढ़ाते वक्त हर चैप्टर को पिक करने की निशानी बताई थी। इसी तरह मैंने सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की भी निशानी बताई थी कि जब भी एग्जामिनर ये लिखेगा कि हमने फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं बनाए हैं, आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। अब रिक्वायरमेंट देखकर मुझे पता चलेगा कि सिंगल एंट्री से सवाल है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आपको याद होगा सिंगल एंट्री में मैंने आपको 3 स्टेप्स पढ़ाए थे, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। उसने आपको यहाँ ओपनिंग कैपिटल भी दिया है, देख लें। उसने आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल भी दिया है बेटा, और उसने आपको यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल भी आपसे निकलवा रहा है, और आपको कह रहा है प्रॉफिट निकाल के दे दो। सर यानी फॉरेन से क्लिक होना चाहिए कि सिंगल एंट्री से सवाल आया है। मैंने आपको पहली क्लास में जब पढ़ाया था सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बताया था कि आपको इस वर्ड से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आएगा तो आप कैसे करोगे सर। तो याद रखिएगा, हर चैप्टर की निशानी बताइएगा किस तरह पिक करना है। तो ये सिंगल एंट्री से क्वेश्चन है। अब सर ओपनिंग कैपिटल निकालना है, हमें पता है। तो सर देखिएगा, सर ये 31 मार्च 2024 है और 1 अप्रैल 2023 है। सर ये मेरा सीडी है और ये मेरा बीडी है। अब एग्जाम में देखो, ख्याल रखना, अभी तक हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है बेटा, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे वो एयरली हो, हमेशा एग्जामिनर बीडी देता है और दूसरा वाला सीडी होता है। हमेशा नहीं होता, देखो चेंज हो गया ना। एग्जाम में जल्दी जल्दी में बच्चा हमेशा समझता है पहला वाला बीडी है। तो आंखें खोल के करना बेटा, क्योंकि देख लो यहाँ सीडी दे दिया है उसने। काफी बच्चे ऐसे आके मुझे बोलते हैं सर वो एक मसला हो गया था, एंड टाइम पे हमें पता चला कि हमने सीडी को बीडी बना दिया था और बीडी को सीडी। तो तमीज से पढ़िएगा, जरूरी नहीं होता कि हमेशा पहले वाला बीडी हो। ठीक है, चले आए। तो कैपिटल निकालना है बेटा। तो हमने पढ़ा है कैपिटल निकालने के लिए हम ओपनिंग, ओपनिंग का कैपिटल निकालना है तो सारे एसेट्स डेबिट पे, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट पे। आज हम पढ़ लेते हैं बेटा। प्रेमिसेस क्या है? एसेट। मशीनरी एसेट। डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी। इन्वेंट्री एसेट। ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी। बैंक का डेबिट है तो एसेट, क्रेडिट है तो लायबिलिटी। अदर रिसीवेबल्स एसेट। तो आए सर, अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। सिंगल एंट्री से सवाल आया है, 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। सर प्रेमिसेस, मशीनरी, सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है बेटा एग्जाम में, फुल फॉर्म लिखनी है आपको। सर इन्वेंट्री यहां आ जाएगा। सर ट्रेड रिसीवेबल्स भी यहां आ जाएगा। सर ट्रेड पेबल्स यहां आ जाएगा। सर बैंक क्रेडिट है बेटा, ओपनिंग में अगर आप चेक करें तो मैं बैंक यहां लिख रहा हूं बेटा। और आ गया अदर रिसीवेबल्स। आ जाए सर, इनकी वैल्यूज डाल देते हैं और टोटल कर लेते हैं। सर प्रेमिसेस 140 है। सर मशीनरी 92 है। सर इसका अक्यूमुलेटेड, सेकेंड इसको मैं ज़रा प्रॉपर लिख लूँ बेटा। सर मशीनरी का अक्यूमुलेटेड इज 10,000 बेटा। सर इन्वेंट्री इज 42,000। सर ट्रेड रिसीवेबल्स इज 43,400। सॉरी, मैंने ये दोनों क्लोजिंग ले लिए, देखो हो गई ना गलती। इन्वेंट्री इज 24,600। ये है 39,600। सर ट्रेड पेबल्स है 24,750। बैंक है 3,200 और अदर रिसीवेबल्स है 1,650। जरा मुझे टोटल बता दोगे? नहीं बेटा, ऐसे वर्किंग करके नंबर ऐड नहीं करने, प्रॉपर बनाना है दोस्त। अगर आप ऐसे ही प्लस माइनस कर लोगे, मार्क्स कट जाएंगे सर। प्लीज मेक श्योर करिएगा यू यू फॉलो फॉर्मेट ऑफ ईच एंड एवरी वन, एवरी रिक्वायरमेंट। जो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया है आपको उसी फॉर्मेट से करना पड़ेगा सर, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप। कितना आ रहा है जरा टोटल करें बेटा। 25,99,00। जरा बेटा मुझे बता दोगे मेरी, मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आता है? हाँ दोस्त, कितना आता है सर? टी अकाउंट बनाकर करना है, यस। मैंने आपको टी अकाउंट बनाकर ही सिखाया था मिस रबिया, सिंगल एंट्री के चैप्टर में।
बताएं बेटा, ओपनिंग कैपिटल कितना आता है? बोले दोस्त, कितना आ रहा है? वैल्यू बता दो यार, क्या हो गया भाई? अच्छा, टोटल 259900 है और ओपनिंग कैपिटल 259,000 है। कैसा, कैसे हो सकता है ये? या तो आप लोगों ने टोटल गलत बताया है। हाँ, क्यों ऐसे हो रहा है ये? यहाँ क्यों नहीं लिख रहा? हाँ, बता दो यार, टोटल कितना आ रहा है और ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है भाई? अनाबिया नहीं किया क्या? तो टोटल गलत बताया है। जरा बताओ टोटल की क्या वैल्यू है भाई? फिर पहले टोटल बताया करो यार, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर बताया करो। बताएं कितना है टोटल? एग्जाम में ये टोटल करके दिखाना है सर उसको। सर 221950 कैसे हो सकता है यार? कैसी बातें करते हो? कैसे टोटल 221 हो जाएगा? मतलब यार, हमसे सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं हो रही, अस्तगफार। सच में। आए, मैं करता हूँ। 140 प्लस 92। मिस अनाबिया, आपने ये सवाल नहीं किया क्या? 24,600 प्लस 39,600 प्लस 1650, टोटल आया 297,850। माइनस कर ले सर इसमें से 10,000, माइनस 24,750, माइनस 3,200। 259900 आ गया। आए सर, क्लोजिंग कैपिटल भी इसी तरह बनाएंगे। इसी तरह की चीजें लेनी है सर आपको। साथ साथ कैलकुलेटर में टोटल करते रहना, जैसे जैसे मैं अमाउंट लिखता रहूं। गलत किया है इसमें? क्या गलत किया बेटा? आसान टॉपिक है, वो भी गलत करोगी क्या? प्रेमिसेस, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इस केस में बैंक पॉजिटिव है बेटा, उसने कहा है आपको। अदर रिसीवेबल्स, और यहां पे आ जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और यहाँ आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। बैंक आएगा नहीं बेटा, क्योंकि बैंक पॉजिटिव है। आ जाए, वैल्यूज लेता हूँ। सर प्रेमिसेस है 1,40,000। सर मशीन है 1,06,000। साथ साथ ऐड करते रहे सर। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 36,000। सर इन्वेंट्री है 42,000। सर ट्रेड रिसीवेबल्स है 43,400। सर बैंक पॉजिटिव पेबल्स है पहले 19,700। सर बैंक पॉजिटिव है 13,000। और अदर रिसीवेबल्स है 1,200। जरा बताएंगे सर टोटल कितना आता है? हाँ भाई, कितना आता है सर टोटल? बता दें जरा जल्दी जल्दी। बोलो बेटा, आप कहा था साथ साथ करना। कितना आ रहा है टोटल, बता दो भाई। 345,600। सर क्लोजिंग कैपिटल बता दें कितना आ रहा है? 289900। ओके। आ जाए सर आगे। सर उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च बेन विड्रू गुड्स फॉर हिज ओन यूज 620 बेटा। सर ये ड्राइंग्स आ गया। सर उसके बाद कहता है ही ऑल्सो डिपॉजिटेड एडिशनल 10,000 कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट फ्रॉम हिज पर्सनल फंड्स। सर जब बिजनेस से विड्रॉ करता हूँ प्राइवेट यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स होता है।
और जब बिजनेस के अंदर कोई चीज लाता हूं फ्रॉम पर्सनल फंड्स, दैट इज एडिशनल कैपिटल, बताया था। सर आ जाएं, कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग यूजिंग द टेबल बिलो इंक्लूडिंग योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, इंडिकेट वेदर बेंच ट्रांजैक्शन शुड बी एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल। सर मैंने आपको जब सिंगल एंट्री पढ़ाया था, बताया था ये हमारा स्टेप 1 होता है वहां की जबान में बेटा, ये स्टेप 2 है, और ये स्टेप 3 उससे वो आपसे मांग रहा है बेटा। तो आ जाए सर, जरा कर लेते हैं, देखिएगा सर। एडेड टू ओपनिंग कैपिटल क्या होगा और डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, हमें वो लिखना है। सर मेरा कैपिटल एट 1 अप्रैल है क्या? सर आपका कैपिटल एट 1 अप्रैल है 259900। सर लिख दें यहाँ पे 259900। अब मैंने आपको जो फॉर्मेट सिखाया था, 2 मिनट सुनिएगा, मैंने आपको वर्क बैक का फॉर्मेट सिखाया था, यहाँ उसने डायरेक्ट तरीके से किया है, सुन लें। मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कैपिटल से करूंगा लेस ओपनिंग कैपिटल, ऐड करूंगा ड्रॉइंग्स, लेस करूंगा एडिशनल कैपिटल, तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। इसने आपको अदर वे अराउंड बताया है बेटा। इसने आपको क्या बोला है, ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करो। सर तो जो हम जिस तरह हम एसओएफपी बनाते हैं, जिस तरह वहां पे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस जब मैं एसओएफपी बनाता हूँ बेटा, तो मैं कैपिटल एडिशनल कैपिटल को, आप याद करें इक्विटी के सेक्शन में हम करते थे ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स ऐड एडिशनल कैपिटल, तो हम एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे। तो मैं एडेड वाले कॉलम में कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखूंगा, डिडक्टेड में नहीं आएगा। सर इसी तरह प्रॉफिट फॉर द ईयर, सर यही तो निकालना है आपको, आपको तो नहीं पता अभी प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ही तो कैलकुलेट करना है। अच्छा सर ड्राइंग्स, सर जब मैं इक्विटी वाले सेक्शन एसओएफपी बनाता हूं, तो मैं ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करता हूं, तो ड्राइंग्स होगा लेस 620, तो मैं डिडक्टेड वाले कॉलम में लिखता हूं ड्राइंग्स को। सर टोटल एडजस्टमेंट्स क्या हो, अच्छा और क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा? सर क्लोजिंग कैपिटल मैंने अभी निकाला है 289900, ये आ गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल 289900। सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। सर क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? हाँ दोस्त, सर क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ सर? सर आप बिल्कुल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब इसको इस तरह लिखना है ना बेटा, तो आप प्रॉफिट पहले भले जो है वो उस तरीके से निकाल लें। किस तरीके से निकालने सर? जिस तरीके से हमने पढ़ा था, ताकि आपको इस स्टेटमेंट में डालना आ जाए, क्लोजिंग लेस ओपनिंग एड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल। यहां से आप निकाल लो बेटा, क्लोजिंग कैपिटल है 289900, ओपनिंग कैपिटल है 259900, ड्रॉइंग्स है बेटा 620 की, और एडिशनल कैपिटल है 10,000 का। मुझे बता देंगे मेरा यहाँ प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, ताकि मैं ऊपर डब्बे में डाल दूं बेटा। मुझे बताएंगे मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ क्यों ड्राइंग दूसरे वाले कॉलम में लिखा है। पहले मुझे बता दें ये कितना आ रहा है प्रॉफिट मेरा। हम हमेशा प्रॉफिट इस स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते थे सिंगल एंट्री में, अगर आपको याद हो। जरा मुझे ऐड माइनस करके बताएंगे कितना आता है बेटा? इतना बड़ा नहीं आ सकता, अनाबिया गलत किया है, इतना बड़ा नहीं आ सकता दोस्त। 289900 माइनस करें 259900, प्लस करें 620, माइनस करें 10,000, आंसर आया बेटा 20620। अब सुन लो, जब मैं एसओएफपी बनाता हूं, रबिया सुन लें, जब मैं एसओएफपी में इक्विटी का सेक्शन लिखता हूं, मैं क्या करता हूं? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। ये रहा आपका ओपनिंग कैपिटल, इसमें प्रॉफिट प्लस होगा तो मैं एडिट के कॉलम में लिखूंगा बेटा। सर ड्राइंग्स लेस होगा तो मैं डिडक्टेड के कॉलम में ड्राइंग्स लिखूंगा। सर एडिशनल कैपिटल ऐड होगा तो मैं एडेड के कॉलम में लिखूंगा, तभी मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस यहां लिखा है। क्लियर है रबिया? तो प्रॉफिट आएगा यहां पे बेटा कितना? 20620। सर यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सर यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टोटल एडजस्टमेंट्स कितनी आई देखिएगा। सर यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आई 30620 की, और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आई 620 की, तो नेट इफेक्ट कितना आया? 30620 माइनस 620, तो मेरा जो नेट इफेक्ट आया वो आया 30,000। अब करके देख लो, इसको इससे ऐड कर लो, 289900 ही आएगा। क्या ये क्लियर है भाई? फिर कहता है इन एडिशन बेन वॉज एबल टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिसीव्ड एंड पेड। आपसे कहता है रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स और कैश सेल्स, और आपसे कहता है क्रेडिट परचेज निकाल दो। सर अब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में घुस गया है बेटा, मैंने क्रेडिट परचेज के लिए निकालने के लिए वहां आपको पढ़ाया था परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा, याद करें, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा। सर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए बीडी चाहिए, सीडी चाहिए, पेमेंट्स चाहिए बेटा। सर बैलेंस बीडी ऑलरेडी आपको ऊपर दिया हुआ है बेटा,
सर बैलेंस सीडी भी ऑलरेडी आपको ऊपर दिया हुआ है बेटा, पेमेंट्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं, आप ले लें और आप बना लें बेटा मुफ्त के 3 नंबर। पेमेंट्स टू सप्लायर्स कितनी है? पेमेंट्स टू सप्लायर्स 224700। BDCD ऊपर से उठा लो बेटा। ये ओपनिंग कैपिटल में जो पेबल्स आ रहा है ये BD है, ये क्लोजिंग कैपिटल में जो पेबल्स आ रहा है ये CD है। तो 24,750 एंड 19,700, 24,750 एंड 19,700 जरा ऐड कर लो बेटा और मुझे बताओ टोटल क्या आ रहा है। डेबिट को ऐड करो, पता चल जाएगा टोटल क्या है। 224700 प्लस 19,700 ऐड करें, कितना आता है टोटल? जल्दी से बताएं टोटल कितना आ रहा है। जल्दी से बता दो दोस्त। बोलो भाई, कितना आ रहा है? सर 2,444,000। खतीजा आपकी तरफ से तो रिप्लाईज ही नहीं आ रहे, एकदम से बंद क्यों हो गए रिप्लाईज भाई? बताएंगे सर क्रेडिट परचेज कितनी आती है बैलेंसिंग फिगर? हाँ भाई, माइनस कर दें 24750, इसमें से आपके पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी। कितनी आ रही है क्रेडिट परचेज? बताएं। 219,650। सर जिसने यहाँ तक किया 1 मार्क कट गया। अगले साल का BD लिखना जरूरी है, ये हर चैप्टर में बताया है बेटा मैंने आपको। अब आ जाए, बोलता है बेंच टोटल सेल्स। सर मैंने आपको बताया था टोटल सेल्स निकालने का फॉर्मूला है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सिखाया था बेटा। सर कैश सेल्स कैसे निकलेगी? सर या तो आपको कैश सेल्स की अमाउंट दे देगा या आपको कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी? सर मैंने आपको बताया था सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो जिस तरह परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है वैसे ही सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लें बेटा। तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, उसमें आप क्रेडिट कैश सेल्स ऐड कर देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगी। सर बैलेंस BD यहाँ आता है रिसीवेबल्स का। सर बैलेंस CD यहाँ आता है रिसीवेबल्स का। और सर रिसिट्स फ्रॉम कस्टमर्स यहाँ आती हैं क्रेडिट साइड पे। सर तो रिसिट्स तो आपको यहाँ दी हुई हैं 452,000 बेटा, ये रही 452,000। और कैश सेल्स भी गिवन है 21,000। मैं रिसिट्स में लिखता हूँ 452,000 और मैं यहाँ कैश सेल्स में लिखता हूँ 21,000 बेटा। उसके बाद है BD CD, देखते हैं रिसीवेबल्स का। सर रिसीवेबल्स का BD है ये रहा 39,600 और CD ये रहा 43400। 39,600 एंड 43400, 39,600 एंड 43400। जरा बताएंगे टोटल कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा बता दें बेटा टोटल कितना आता है। हाँ भाई, फटाफट से बता दें सर, कितना आता है टोटल? सर 516400 टोटल है। ओके, और क्रेडिट सेल्स कितनी है बेटा? 495,400। सर यही क्रेडिट सेल्स ऊपर ऐड कर दें, आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। जरा बताएंगे कितनी आती है मेरी टोटल सेल्स? हाँ दोस्त, दोनों को ऐड करके। अब ये क्या अलग अलग वैल्यूज बता रहे हो तुम लोग यार? ये गलत बताया ना क्रेडिट सेल्स। 476,800 इज क्रेडिट सेल्स। और टोटल कितना है? 495,400 इज द टोटल सेल्स बेटा। ऐसा ही है, यही है? फिर गलत बताया। तमीज से लिख दो ना यार, किसका क्या है। क्रेडिट सेल्स 455,800 है। ओके, और टोटल सेल्स कितनी है? 495,400। चेक करो। 476,800। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, क्या आगे कहता है? कहता है सर एज हिज बिजनेस इज ग्रोइंग, Ben is considering maintaining a full set of accounting records. To allow him to do this, he believes that he need to employ an experienced bookkeeper at a salary of 18,000. Advise Ben whether he should employ a bookkeeper. Justify your answer with 2 advantages and 2 disadvantages of employing a bookkeeper. मैंने आपको बेटा बताया था पैराग्राफ में हम आंसर लिखेंगे सर।
जिस तरह फरवरी मार्च 2025 का आपको पेपर सॉल्व करवाया है, आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है बेटा। SLCM में 516400 इसकी बात कर रही हैं अभी, आप लोगों ने ही बताया है, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है शायद मेरे ख्याल से। टोटल फॉर द अकाउंट इज 495400। ओके, ये लें। अभी आप लोग ही बताते हो बेटा, जो आप लोग बताते हैं वो मैं लिख लेता हूँ ट्रस्ट करके। 49 क्या है? कितना है? 495400। ठीक है सर, चलें आ जाएं। सर अब आ जाए, कहता है बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो अब ये सोच रहा है भाई कि एक बुक कीपर रखा जाए ताकि फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन जाए। मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, आप लोग पैराग्राफ में लिखेंगे बेटा, फिर आए। सर फायदा क्या होगा अगर मैं बुक कीपर रखूं? सर अगर मैं बुक कीपर रखूंगा तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड इजीली एंड क्विकली। सर और क्या फायदा होगा? सर चांसेस ऑफ फ्रॉड स्लैश एरर्स विल बी रिड्यूस्ड। सर अगर आप प्रॉपर बुक कीपिंग करेंगे, अगर आप प्रॉपर, बर्डन भी कम होगा, बिल्कुल बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है। मैं ये दो लिख रहा हूँ बेटा, आप इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेगेटिव क्या होगा सर? सर सबसे पहले तो, सर ये जो सैलरी आप पे कर रहे हो बुक कीपर को, ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा ना बेटा। सैलरी ऑफ 18,000 विल इंक्रीज एक्सपेंस एंड रिड्यूस प्रॉफिट, लिख लोगे बेटा। और करंट पोजीशन अगर आप देखो, हमारा प्रॉफिट आया कितना है बेटा? सर हमारा प्रॉफिट 20,620 है। अगर आप इसमें बुक कीपर को ले आओगे तो आप, इसका मतलब 20,620 में से 18,000 तो आपको उसको ही देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपने तो सिर्फ 2620 का प्रॉफिट कमाया, विच इज वेरी लेस। सर अगर आप बिजनेस से पूरा साल में सिर्फ $2600 कमा रहे हो, तो ऐसे बिजनेस चलाने का क्या फायदा है सर? तो आप अगर आप बुक कीपर लेकर आओगे, आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। इससे आपकी जो है वो, सर इससे जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सर और नेगेटिव क्या हो सकता है? सर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन रिक्रूटिंग सूटेबल स्लैश ट्रेन्ड कैंडिडेट। सर आपको एक तो सही बंदा ढूंढने में भी टाइम लगेगा, मसले होंगे सर, और बंदा ढूंढ भी लिया, क्या गारंटी वो बंदा सही निकले या ना निकले। ठीक है सर, रिकमेंडेशन क्या लिखूंगा? आपकी मर्जी है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपकी मर्जी है बेटा कि जो है वो आप पॉजिटिव के हिसाब से लिखो या नेगेटिव के हिसाब से, ये आपकी मर्जी है बेटा। तो जिस तरीके से भी लिखोगे, यू हैव टू प्रॉपरली सपोर्ट योर आंसर। तो मैं यहाँ रिकमेंडेशन देता हूं कि बेन शुड हायर एन एक्सपीरियंस बुक कीपर। आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो बेटा, और उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर दूं? अभी तो एक्सप्लेन किया बेटा। अगर मैं बुक कीपर को हायर कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना, सैलरी दूंगा ना रबिया उसको, और सैलरी दूंगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं ऑलरेडी 20,000 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ पूरे साल में, अगर मैंने बुक कीपर रख लिया, 18,000 उसको देने पड़ेंगे, तो मेरे पास तो सिर्फ $2620 बचा प्रॉफिट। तो कम प्रॉफिट बचा ना दोस्त। चले आए। ब्राइन शुड हायर एन एक्सपीरियंस बुक कीपर so that financial statements are made properly and free from all the errors। आपको अगर नेगेटिव को रिकमेंड करना है, आप लिख दो भाई अभी बिजनेस बहुत छोटा है। अगर मैं नेगेटिव रिकमेंडेशन देता ना बेटा, तो मैं क्या देता कि अभी बेन का बिजनेस बहुत छोटा है, तो जरूरत नहीं है सैलरी पे बंदा रखने की। हाँ, फ्यूचर में बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस बड़ा हो जाएगा, और जो है वो बेन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बुक कीपिंग को देख सके, तो वो रख ले बंदा। या अगर बेन जो है फ्यूचर में पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है, या बेन अगर फ्यूचर में कंपनी में कन्वर्ट होता है,
तो भी वो रख सकता है बेटा। क्या ये क्लियर है सर? सर उसके बाद कहता है Ben has reviewed the age and level of his trade receivables and believes he should provide for possible doubtful debts. Which accounting principle would be applying by creating a provision for doubtful debts? Sir, prudence concept कहता है complete the table by placing a tick to show what effect creating a provision for doubtful debts would have on Ben's profit for the trade receivables and cash at Ben. सर अगर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करता हूं सर अगर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड करता हूं तो प्रोविजन की रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा सर? कम हो जाएगा। तो मैं प्रॉफिट में लिखता हूं डिक्रीज। सर प्रोविजन की अमाउंट को आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से एसओएफपी में माइनस करते हैं, तो आप इस माइनस करने से आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। सर कैश एट बैंक, सर प्रोविजन का ताल्लुक पैसों से नहीं है। प्रोविजन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। प्रोविजन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप किसी को पैसे नहीं देते प्रोविजन के, ना कोई आपको पैसे देता है, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए सर, क्लब का सवाल आ गया। कहता है स्पोर्ट्स टी इज अ क्लब प्रोवाइडिंग स्पोर्टिंग फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। द क्लब हायर्स ऑल स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। द क्लब ऑल्सो रन अ स्मॉल कैफे सेलिंग फूड एंड रेस्टोरेंट्स विच मेंबर्स एंड गेस्ट कैन यूज। ऑल सेल्स फ्रॉम द कैफे आर ऑन कैश बेसिस। मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था, जब मैं क्लब की बात करता हूं तो क्लब इज अ सर्विस बिजनेस। जैसे अगर जो लोग कराची के हैं बेटा, उन्होंने अगर जो है वो कराची के ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप ली होगी, या जिम खाना की, कराची जिम खाना की मेंबरशिप ली होगी आपने, तो वो एक क्लब बिजनेस है बेटा। ठीक है, वो क्लब इज अ सर्विस बिजनेस क्योंकि वो अपने मेंबर्स को सर्विस देता है। लेकिन उस क्लब में अगर कोई रेस्टोरेंट है, लेट्स सपोज अगर जो है क्लब वालों ने एक रेस्टोरेंट खोला है ताकि वो मेंबर्स को खाना खिला सकें, दैट विल बी अ ट्रेडिंग बिजनेस बेटा। है वो सर्विस बिजनेस एज अ होल, लेकिन उस पूरे क्लब के अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट है, दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट विल बी अ ट्रेडिंग बिजनेस। तो आपसे कहता है द क्लब ट्रेजरर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिसिप्ट थ्रू आउट द ईयर में बता रहा है कैफे की सेल्स, मेंबर की सब्सक्रिप्शन और बैंक इंटरेस्ट। यानी बैंक इंटरेस्ट का मतलब है आपकी इनकम है बेटा। आपने जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट किए होंगे सेविंग्स अकाउंट पे, और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा होगा। पेमेंट्स मेड थ्रू आउट द ईयर, तो आपको सैलरीज एंड वेजेस बता दिए, स्पोर्ट्स एंड कोचेस की, एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज, कैफे की असिस्टेंट्स, रेंट, हायरिंग कॉस्ट, ये सारी आपको सैलरीज बता दी हैं। अच्छा, बैलेंसेस एट 1 जन। सर 1 जन का मतलब बीडी। सर बैलेंसेस एट 31 दिसंबर। 31 दिसंबर का मतलब सीडी। आपसे कहता है द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायरिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज 34,800 पर एनम एंड इज पेड मंथली। तो सर हमने एक जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है, जो हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सामान ला कर देता है बेटा, और वो हमसे 34,800 जो है पर मंथ लेता है, लेकिन हम उसको मंथली पे करते हैं। और आपको रेंट ऑफ प्रीमिसेस का भी पीरियड बता दिया कि पीरियड ऑफ पेमेंट क्या है। कहता क्या है सर? कहता है कैफे की इनकम स्टेटमेंट बना दें। सर कैफे की इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। आ जाए सर, जब हम कैफे की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कैफे वाली चीजें ही यहाँ पे लेंगे, क्योंकि कैफे इज अ ट्रेडिंग बिजनेस। मैं कभी भी जो है वो, जब ड्रीम वर्ल्ड अपने अकाउंट्स बना रहा होगा, या जब जिम कराची जिम खाना अपने अकाउंट्स बना रहा होगा, वो कैफे की या रेस्टोरेंट की अकाउंटिंग अलग करेगा बेटा, और वो बाकी पूरे क्लब की अकाउंटिंग अलग करेगा, याद रखिएगा। तो कैफे की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ कैफे की चीजें आएंगी, और जब मैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा ना बेटा, तो ये क्लब का बनेगा। क्या ये बात क्लियर होती है सर हमें? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं सर। चलें आए। तो जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं तो सिर्फ कैफे की चीजें लूंगा बेटा। आपके पास ऊपर सवाल में कैफे की सेल्स गिवन है 27,000, आ जाए ले लेते हैं। कैफे सेल्स 27,000 बेटा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेज करता हूँ, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करता हूँ बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है जैसी आप बनाते हैं बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बेटा। ये सारी डिस्टिंक्शन की चीजें हैं बेटा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखते हैं हम। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा। सर एक्सपेंसेस भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैफे के ही आएंगे, यहाँ पे और एक्सपेंसेस नहीं आएंगे बेटा। अब आ जाए ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है। इन्वेंट्री ऑफ फूड एंड ड्रिंक 1290 ओपनिंग है, और क्लोजिंग है 1340। 1290 एंड 1340, 1290 एंड 1340।
सर परचेजेस के लिए आपको कह रहा है, सर परचेजेस के लिए आपको कह रहा है हमने डायरेक्ट परचेज ऑफ फूड एंड ड्रिंक फॉर रीसेल किया है। अगर आपको याद हो पिछला पेपर फरवरी मार्च 2025 का, उसमें भी आपको जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था या इनकम स्टेटमेंट बनानी थी कैफे की। वहां पे आपको पेबल्स का बीडी सीडी दिया था, तो मैंने आपको बताया था अगर पेबल्स का बीडी सीडी होगा तो आप पीएलसीए से बनाओगे, तो उस केस में ये वाली जो चीज़ है वो आपकी पेमेंट्स होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेबल्स नहीं है, इसका मतलब सर हम कैश पे ही करते हैं, तो ये डायरेक्ट आपकी परचेज बन जाएगी। तो मेरी परचेज इज 8220। अगर ट्रेड पेबल्स का बीडीसीडी होता तो मैं 8220 नहीं लेता, मैं पीएलसीए बनाकर क्रेडिट परचेज निकालता। जरा मुझे बता देंगे इनको ऐड करके क्या आता है सर? जल्दी से इनको ऐड करके बता दें, 8220 एंड 1290, इनको ऐड करके आपके पास क्या आता है? बता दो यार, क्या हो गया भाई? कैलकुलेटर यूज करने में क्या मौत आती है क्या आपको? 9510 माइनस करें 1340, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आती है सर? जल्दी से बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आती है सर? 8170 माइनस करो बेटा, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 19,000, 18,830। ओके सर, लेस करूंगा एक्सपेंसेस, लेकिन सर इसमें पूरे क्लब के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, इसमें वही एक्सपेंसेस आएंगे जिनका ताल्लुक कैफे से है। सर आए ऊपर चेक करते हैं कैफे के पेमेंट्स में आ जाओ बेटा। तो आपको यहाँ पे कैफे की असिस्टेंट वेजेस दिख रही हैं, कोई अक्रूड या प्रीपेड बीडीसीडी नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ये आपका एक्सपेंस है 14352। 14352 एक ही एक्सपेंस है बेटा, कैफे असिस्टेंट वेजेस। जरा माइनस करके मुझे प्रॉफिट बता देंगे बेटा? प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस कितना आ रहा है बेटा, बता देंगे जरा? 4478। मुफ्त के पांच। बोलो बेटा। सर अगली रिक्वायरमेंट पे आ जाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स टी क्लब। सर हमने पढ़ा था जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता हूँ बैलेंस बीडी एरियर्स यहाँ आएगा बेटा, ये पूरा पूरा लिखना है जिस तरह लिख रहा हूँ। बच्चे बैल लिखते हैं, BAL शॉर्ट फॉर्म, स्ट्रेट 0 मार्क्स देगा बेटा आपको एग्जामिनर। बैलेंस बीडी एडवांस, सर बैलेंस CD एडवांस, सर बैलेंस CD एरियर्स, सर डेट आएगी यहाँ 1 जनवरी, 1 जनवरी। यहाँ आएगी डेट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। आ जाए जरा ऊपर देख लेते हैं, एरियर्स वगैरह का कुछ दिया हुआ है आपको। सब्सक्रिप्शंस ओइंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ओइंग का मतलब एरियर्स की बात कर रहा है, और ये एरियर BD है। सर नीचे कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सर इसका मतलब एडवांस CD भी गिवन है और एरियर CD भी गिवन है। BD में सिर्फ और सिर्फ एरियर BD है 1520 का, आ जाओ एरियर BD कहाँ गया, ये रहा एरियर BD 1520। लेकिन जब मैं इसका मतलब एडवांस तो नहीं है कोई BD में। सर जब मैं CD पे आ रहा हूँ तो एडवांस भी बता रहा है और आउटस्टैंडिंग भी बता रहा है, तो एडवांस CD इज 2800 एंड एरियर CD इज 1280। 2800 एंड 1280 आ जाए, एडवांस CD इज 2800 एंड एरियर CD इज 1280। सर मुझे साल में सब्सक्रिप्शन मिली कितनी थी? सर आपको मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दी थी 162,000। मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी, रेसिट्स या बैंक डेबिट होता है बेटा, और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट होता है। तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा 162,000, ऑपोजिट नाम रेसिट्स आएगा 162,000, ऑपोजिट नाम आएगा रेसिट्स। सर अज्यूम होता है कि साल के आखिरी में ही होता है बेटा। जरा ऐड करके मुझे बता दोगे मेरा टोटल कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा इन तीनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके बता दें कितना आ रहा है। 16, देख लो पता नहीं कितना आ रहा है। 163280 चेक करो, यही आता है? 163280 चेक करो, यही आता है? हाँ बता दो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? सर नॉर्मल केसेस में जब हम सोल ट्रेडर में बना रहे होते थे हम इनकम स्टेटमेंट लिखते थे, यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं यहाँ पे क्लब के लिए। 31 दिसंबर, जरा बता देंगे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है सर मेरी? 1158960। सर जिसने यहां तक किया उसका 1 मार्क कट गया। अगले साल का बैलेंस BD लिखना जरूरी है। बैलेंस BD एडवांस,
आपका है 2800। बैलेंस बीडी एरियर्स आपका है 1280। 5 मार्क्स मुफ्त के हैं। फॉर्मेट जिसको याद है, वैल्यू सही उठा लेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। सर आगे अगली रिक्वायरमेंट। सर कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। सर पूरे क्लब का बनाना है। सर मैंने आपको सिखाया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले इनकम की हेडिंग आती है। सर जितनी भी पूरे क्लब की इनकम होंगी वो सब आएंगी। आप ये क्लब का बना रहे हो, पूरे क्लब का। क्लब के अंदर कैफे भी आता है बेटा। तो कैफे से जो प्रॉफिट मिला है ना, वो भी आपकी इनकम होगी बेटा। याद रखिएगा। कैफे की सेल्स लेने की जरूरत नहीं है रिसिप्ट्स में। कैफे की परचेज लेने की जरूरत नहीं है पेमेंट्स में। क्यों? सर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो प्रॉफिट, डायरेक्ट ये चीज आपकी इनकम में जाएगी। दैट्स इट। बनाने का पर्पज ही यही था कि जब मैं पूरी क्लब की अकाउंटिंग करूंगा तो कैफे की डायरेक्ट डायरेक्ट टोटल वैल्यू ले लूंगा। तो आए सर, जरा मैंने आपको बताया था। सर कैफे सेल्स नहीं लूंगा, इस सेल्स का प्रॉफिट लूंगा। सर सब्सक्रिप्शन की मैंने जो अकाउंट बनाया है वो वाली वैल्यू लूंगा। हाँ, बैंक इंटरेस्ट ये वाला आ जाएगा बेटा 720। तो आ जाए सर, जरा मैं प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग लेता हूं सबसे पहले। प्रॉफिट फ्रॉम कैफे बेटा। सर सब्सक्रिप्शन इनकम और सर बैंक इंटरेस्ट। सर बैंक इंटरेस्ट था 720। सर सब्सक्रिप्शन इनकम, अभी सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया 158960 आ रहा है। खुदारा सवाल का ये 162 मत ले लीजिएगा। अगर सवाल का ये 162 लेना था तो अकाउंट बनाया क्यों? क्यों इतनी ख्वारी की आपने? 158960 बेटा। सर प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। सर कैफे चलाने से प्रॉफिट आया 4478 का। जरा ऐड करेंगे बेटा सारी इनकम्स को और मुझे बताएंगे कितना आता है। और कोई इनकम नहीं है बेटा। 164158। सर कर लें लेस एक्सपेंसेस। सर सवाल से एक्सपेंसेस उठा लेते हैं, आ जाएं। सर एक्सपेंसेस में आ जाएं सबसे पहले। बेटा स्पोर्ट्स के कोचेस की वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, रेंट, हायरिंग कॉस्ट, और सर रेट्स एंड इंश्योरेंस, और अकाउंटेंसी फीस। अभी मैं पढ़ता हूँ इसका क्या करना है, ये मैं भी देखूंगा कि इसका क्या करना है। ठीक है। अच्छा, आओ जरा। स्पोर्ट्स कोचेस की वेजेस बेटा कितनी है? 58220। 58220। स्पोर्ट्स कोच वेजेस। सर अगले पे आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज। आए कितना है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज है 31720। सर क्या मैं कैफे की वेजेस लेके जाऊं? नहीं सर, मैं कैफे की वेजेस नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में ले चुका हूं और मैं क्लब में उसका प्रॉफिट ले जा चुका हूं। मिस आपने पढ़ लिया मेरे से क्लब अकाउंट्स, वीडियोस देख लिया आपने? हाँ रबिया। उसके बाद है सर रेंट ऑफ प्रेमिसेस। अब बेटा देखो, रेंट ऑफ प्रेमिसेस की पेमेंट मैंने कितनी की है? 16,250। नीचे वो क्या कह रहा है देखो, रेंट ऑफ प्रेमिसेस इज पेड फ्रॉम 1 जनवरी अप टू 31 जन। सर मेरा एयर एंड है 31 दिसंबर। आपने पेमेंट कर दी है 31 जनवरी तक। जरा गिनो, 1 जनवरी 23 से 31 जनवरी तक कितने महीने बनते हैं? हाँ दोस्त, जरा मुझे बताओ बेटा, ये कितने महीने बनते हैं? सर 13 मंथ्स बनते हैं। सर इसका मतलब जो ऊपर आपको रेंट ऑफ प्रेमिसेस दी हुई है ये 16,250, ये 13 मंथ्स की पेमेंट है। आपका एयर एंड 31 दिसंबर था। आपने पेमेंट 31 जनवरी तक की है, ज्यादा पेमेंट की है। 1 मंथ का प्रीपेड है। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त, क्या ये 1 मंथ का प्रीपेड हमें क्लियर है सर? जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, 13 मंथ्स कहां से आए? उंगलियों पे गिनो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 24। ये कुल मिला के 13 महीने की पेमेंट हमने की है। 16,250 13 महीने की पेमेंट है। आपका एयर एंड दिसंबर 23 था। आपने पेमेंट जनवरी 24 तक की है। पेमेंट करनी थी दिसंबर 23 तक, पेमेंट हो गई है 1 महीने की एक्स्ट्रा यानी प्रीपेड। रबिया क्लियर है? बताओ बेटा प्रीपेड कितना आता है? बताओ बेटा प्रीपेड कितना होता है?
16,250 डिवाइड बाय 13 इंटू 1 करोगे तो प्रीपेड आ जाएगा बेटा, क्योंकि आपने एक मंथ की एडवांस पेमेंट की है। पेमेंट 31 दिसंबर तक करनी चाहिए थी, आपने 31 जनवरी की भी एक एडिशनल पेमेंट की है। 1250 हमने पढ़ा है बेटा, प्रीपेड लेस होता है। 16,250 लेस 1250 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। जरा माइनस करके बताएंगे बेटा। ऐसा ही एडजस्टमेंट पड़ी थी ना, देख लो बेटा। सोल ट्रेडर की एडजस्टमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर चैप्टर में आएंगी बेटा। कितना, 15,000 आ रहा है सर? सर तो 15,000 आपका जाएगा रेंट ऑफ प्रेमिसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अनाबिया क्लियर है अनाबिया? सर इसी तरह आपको हायरिंग कॉस्ट स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट की बता रहा है। आपसे कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायरिंग द स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट इज 34,800 पर एनम एंड इज पेड मंथली। सर उसने कुछ भी कहा हो ऊपर, आपके पूरे साल की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 34,800। आपने भले ज्यादा पे किया हो या कम पे किया हो, हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं इनकर्ड बेसिस पे बनाते हैं। आपने पेमेंट कम की है, लेकिन आपका हर साल का एक्सपेंस है कितना बेटा? 34,800। तो मैं जब बनाऊंगा तो मैं 34,800 ही लेकर जाऊंगा। ना अभी तक आपका जवाब नहीं आया मेरे पास। उसके बाद है सर, उसके बाद रेट्स एंड इंश्योरेंस ले लो बेटा, सिंपल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और अकाउंटेंसी फीस सिंपल ले लो, परचेजेस नहीं लूंगा, ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में ले जा चुका हूँ। 3,200 एंड 2,400। ये है आपकी अकाउंटेंसी फीस और ये है आपकी रेट्स एंड इंश्योरेंस। अबे भाई तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पूछ रहा हूँ, एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये एडजस्टमेंट सोल ट्रेडर की है ना भैया। अब ये मतलब तो नहीं है ना आपने अभी तक ये टॉपिक टॉपिक कवर नहीं किया तो आप कान बंद कर लेंगे? कान तो खुले हैं ना। टोटल बताएंगे बेटा कितना आता है टोटल? 145340। और ये किस सदी में खत्म होंगे आप लोग के पेंडिंग टॉपिक्स? बता दें बेटा सरप्लस कितना आ रहा है? बताएं बेटा सरप्लस कितना आ रहा है? सरप्लस 18818। चलें आगे हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाई लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया था बेटा, रेफर कर लीजिएगा थ्योरी हैंडआउट। मिस खतीजा थ्योरी हैंडआउट मिल गया ना आपको? एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर कैपिटल एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सर ये भी रेफर कर लीजिएगा, एज इट इज वहां लिखा हुआ है बेटा, कॉपी पेस्ट करना है आपने। तो ये भी हम थ्योरी हैंडआउट से रेफर कर लेंगे बेटा। स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग एज अ लिमिटेड कंपनी। सर ये भी थ्योरी हैंडआउट में लिखा हुआ है, सभी थ्योरी हैंडआउट में लिखवाया है बेटा, सारी थ्योरी है, वहां से उठा लीजिएगा आप, कॉपी पेस्ट करना है आपको। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ ये सब चीजें होती हैं बिल्कुल। अब आ जाओ, जरा सोशी बनानी है बेटा। सर क्या कहता है? सर कहता है वाई लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ऑन 1 जनवरी 2023 द कंपनी हैड 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1, 3 लाख 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 0.50, रिटेन अर्निंग्स एंड जनरल रिजर्व। 1 जनवरी का मतलब है बीडी की बात कर रहा है। सर $1 इज योर पार वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर्स की। सर $0.5 इज योर पार वैल्यू। अच्छा सर बना लेते हैं, पहले तो बीडी ले लेते हैं बेटा। नीचे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, एक की वैल्यू $1 है तो 8 लाख ही हो गई वैल्यू। सर जनरल रिजर्व है 78,000 के। सर रिटेन अर्निंग है 62,000 की। जरा टोटल बता देंगे बेटा मुझे कितना आता है? हाँ दोस्त, कितना आता है बेटा, जरा तीनों को ऐड करके बताएं टोटल कितना आ रहा है। 9,40,000। अब बेटा एक आप लोग का यहाँ सवाल आना चाहिए, सर एग्जामिनर ने क्यों हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नीचे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं दिया? अब बेटा देखो उसूलन आपसे ये टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ए लेवल्स की चीज़ है। ये ए लेवल्स में हम पढ़ाते हैं बच्चे को कि प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। फॉर द पर्पज ऑफ योर कोर्स मैंने आपको पढ़ाया था शेयर्स दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस। बट प्रेफरेंस के अंदर भी बेटा दो अलग कैटेगरीज होती हैं, वन इज रिडीमेबल
एंड सेकंड इज इररिडीमेबल। अब सुन लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं आपको अभी बता रहा हूं बेटा, और आप जो है अभी ही इसको समझ लेंगे बेटा, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। मैं आपको रिडीमेबल और इररिडीमेबल का डिफरेंस नहीं बताऊंगा सर, नहीं आता है। आई डोंट नो ये इसने क्यों दिया है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेट्स डिस्कस। बट ये नहीं आना चाहिए। रिडीमेबल आपके कोर्स में, प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर आपके कोर्स में। आपको बस एक बात याद रखनी है बेटा, याद क्या रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। रिडीमेबल हमारा कैपिटल होता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं। रिडीमेबल इररिडीमेबल हमारा कैपिटल होता है, याद रखिएगा, यानी जस्ट लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स। जबकि रिडीमेबल विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। बस ये दो चीजें आप याद रखिएगा बेटा। मैं क्या याद रखने का कह रहा हूं बेटा, प्रेफरेंस के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक रिडीमेबल, एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल याद रखिएगा, रिडीमेबल का ट्रीटमेंट लायबिलिटी जैसा होगा, जिस तरह आप लोन का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे रिडीमेबल का ट्रीटमेंट होगा। इररिडीमेबल को बिल्कुल जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर्स को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करेंगे। क्या हमें इतनी नॉलेज क्लियर है? मैं नहीं बताऊंगा बेटा डिफरेंस, आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है सर। तो क्या हम ये बातें याद रखेंगे? दो आए, हमने इस तरह पढ़ा है। जब मैं शेयर्स की बात करता हूं, दो तरह के शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस, ये मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, ऐसा ही है ना सर। प्रेफरेंस के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर ऑर्डिनरी क्या है? सर हमारी कंपनी का इक्विटी या कैपिटल है। सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? सर इक्विटी और कैपिटल है हमारी कंपनी का। सर रिडीमेबल शेयर्स क्या होंगे? नॉन करंट लायबिलिटी होंगे। जिस तरह बैंक लोन का आप ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ट्रीटमेंट होगा। कोई एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हारून स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे डाल दो बेटा, ताकि हमें याद रहे कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से हमें ये बात याद रखनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर मुझे बता। तो सर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे, नींद में उठा के भी पूछेगा तो बता दोगे ना कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी होते हैं और इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी होते हैं। ये याद रखना है बस, दैट्स इट। अच्छा सर, अब आ जाए जरा सवाल करते हैं। कहता है प्रोपोज फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 43,000 फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022 वाज पेड ऑन 31 मार्च। मैंने आपको बताया था प्रोपोज डिविडेंड कभी भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आता बेटा, पेड डिविडेंड आता है। तो 2022 में प्रपोज हुआ था, तो हमने 2022 में इसको नहीं लिया होगा बिकॉज इट वॉज प्रपोज्ड। आज मार्च 23 पे ये पे हो चुका है, तो आज जब मैं दिसंबर 23 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा तो उसमें रिकॉर्ड करूंगा। मैंने आपको डिविडेंड की एंट्री सिखाई थी, अगर आपको याद हो, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। याद है ना भाई, या भूल गए हो? हाँ दोस्त, याद है या भूल गए सर? हम बताएंगे। रिटेन अर्निंग्स डेबिट का मतलब, चैट पे लिखे, वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। रिटेन अर्निंग्स डेबिट का मतलब आपका रिटेन, आपका जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में से ये माइनस हो जाएगा 43,000। ना ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को अफेक्ट करेगा, ना ये जनरल रिजर्व को अफेक्ट करेगा। यहां मैं लिखूंगा 31 मार्च 23 फाइनल डिविडेंड पेड। आगे क्या कहते हैं? इंटरिम ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड ऑफ 40,000 वाज पेड ऑन 30 सितंबर। सर डिविडेंड्स जितने भी पे किए होंगे सब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएंगे, चाहे वो इंटरिम हो चाहे वो फाइनल हो, सब जो है बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएंगे, और उनकी एंट्री भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना बेटा? 40,000। तो सर मैं यहाँ लिख दूंगा रिटेन अर्निंग्स डेबिट का मतलब स्टेटमेंट से माइनस। सर किसी भी कॉलम में नहीं आएगा, सिर्फ रिटेन अर्निंग्स और टोटल में आएगा। यहां मैं लिखूंगा, डेट भी डालनी है बेटा, 30 सितंबर 2023, इंटरिम डिविडेंड पेड। सर उसके बाद आपसे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023 वॉज 1,26,000 बिफोर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब बेटा सुन लो जरा, अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था ना कि प्रेफरेंस, जब भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आएगा आपको इसको अज्यूम करना है एज अ नॉन करंट लायबिलिटी।
मुझे बताओगे, जब मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मैं बदले में बैंक को क्या देता हूं बेटा? सब बताओ सारे लोग, दिमाग चलना चाहिए, इतना असर हमारा ओ लेवल्स में हम। जब मैं बैंक से लोन लेता हूं, बैंक मुझे लोन के बदले में मुझसे क्या मांगता है? हाँ भाई, सारे लोग बताएंगे, बैंक मुझसे बदले में क्या लेता है? बोलो भाई। खतीजा का जवाब नहीं आया, नाबिया का जवाब नहीं आया। जब मैं बैंक से उधार लेता हूं, बैंक कैसे कमाएगा मुझसे? मुझसे क्या अर्न करेगा बैंक? हाँ भाई। सर बैंक मुझसे लेता है इंटरेस्ट। लेते हैं ना हम इंटरेस्ट ऑन लोन, लिखते हैं ना इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। जब भी बैंक मुझसे जब भी मैं बैंक से उधार लूंगा, बैंक मुझे उधार दे देगा, लेकिन मुझे उस उधार पे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो मेरा एक्सपेंस है और बैंक का इनकम है। क्या ये बात? सर मैंने सर मैंने आपको बताया था, जब भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात होगी, आपको बिल्कुल नॉन करंट लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट करना है। जब मैं बैंक से लोन लेता हूं, मैं बैंक को इंटरेस्ट देता हूं, तो मैं जिससे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लूंगा, मैं उसको भी इंटरेस्ट दूंगा, और वो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस होगा, याद रखिएगा। तो सर आपको रेट दिया हुआ है 5%। सर 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 0.5 है, यानी मुझे जो उधार मिला है वो $150,000 का मिला है। मुझे इस $150,000 के बदले जो मैं रिटर्न दूंगा, उस रिटर्न को डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट कहते हैं, और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट से माइनस होता है। आपको याद होगा, हम जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो मैं जो यहाँ पे चेक कर लो, 1.5 लाख आपका डिबेंचर का, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है। अगर मैं इस पे इंटरेस्ट निकालने जाऊं तो कैसे निकलेगा? 1.5 लाख इंटू 5%। जरा मुझे बताएंगे मेरा इंटरेस्ट कितना आता है? हाँ दोस्त, मेरा इंटरेस्ट कितना आता है सर? बताएंगे जरा। 1.5 लाख का 5% निकाले बेटा, कितना आता है? 7500 आता है, यस। चेक करो। मिस रबिया, जब लोन पे इंटरेस्ट निकालना होता है तो परसेंटेज नहीं लगाता हूं क्या? भूल गए आप? हाँ मिस रबिया, मैंने आपको अभी बता दिया, जिस तरह लोन पे काम करते हैं वैसे ही काम होगा। जिस तरह लोन की अमाउंट में लोन का इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट निकालता हूं, वैसे ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट पे उसका रेट लगाकर इंटरेस्ट निकालूंगा। ये 5% डिविडेंड नहीं है, आप इस 5% को इंटरेस्ट अज्यूम करें। सर मेरा प्रॉफिट है 1,26,000, जिसमें से अभी प्रेफरेंस की पेमेंट नहीं हुई है। सर आप प्रॉफिट हमेशा फाइनल वाला लेते हैं, तो आप जब प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेंगे, 1,26,000 माइनस 7,500 लेंगे। जरा बता दें बेटा कितना आता है? कितना आता है सर? जरा माइनस कर लें बेटा। 1,26,000 माइनस 7,500, बताओ बेटा कितना आता है प्रॉफिट आपका अपडेटेड? 1,18,500 आ रहा है, जरा चेक करो। सर जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट लूंगा 31 दिसंबर 2023, प्रॉफिट फॉर द ईयर, मैं प्रॉफिट में से माइनस करता हूँ बेटा इंटरेस्ट। कितना सर? ऐड करता हूँ, सॉरी माइनस नहीं। 1,18,500 यहाँ ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा। क्या हमें ये ट्रीटमेंट क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दें। सर उसके बाद कहता है, ऑन 31 दिसंबर 2023 कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर 32,000 टू इट्स जनरल रिजर्व। मैंने आपको एंट्री पढ़ाई थी बेटा, हर साल कंपनी क्या करती है, रिटेन अर्निंग से एक अमाउंट उठा के जनरल रिजर्व में डाल देती है, तो रिटेन अर्निंग कम हो जाता है बेटा और जनरल रिजर्व बढ़ जाता है। मैंने आपको ये एंट्री सिखाई थी बेटा 32,000 से। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में माइनस होगा, और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऐड होगा। तो देखें 32,000 में माइनस कर रहा हूं बेटा, और जनरल रिजर्व में 32,000 ऐड कर रहा हूं, तो टोटल पे जीरो का इफेक्ट आया। यहां लिख दूंगा 31 दिसंबर 2023 पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर टोटल कर लें, जरा टोटल्स बता दें बेटा मुझे। इसका तो 8 लाख आ जाएगा सर। बाकी सारे टोटल्स मुझे बताएं कितना आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी से सारे लोग, जल्दी जल्दी से बताएं सर सारे लोग, क्या क्या टोटल्स आ रहे हैं। एक एक कॉलम पकड़ लो बेटा। 1,10,000 जनरल रिजर्व है, ओके। रिटेन अर्निंग एक पकड़ ले, एक टोटल पकड़ ले बेटा। रिटेन अर्निंग्स कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है?
65,500 रिटेन अर्निंग्स है। टोटल भी बता दो बेटा, कितना आ रहा है सर टोटल? 9755,550। जी सर, क्या है? और उसके बाद कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन 4D, प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल शोइंग इक्विटी एंड रिजर्व सेक्शन ओनली। मैंने आपको बताया था बेटा, एग्जाम में जब भी सोशी बनाने के लिए आएगी तो सोशी विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू इन एग्जाम्स। क्यों? अगर आपको एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाना होगा, आपने एज इट इज ये सब कॉपी पेस्ट ही करना है बेटा। तो मैं हेडिंग डालता हूं इक्विटी एंड रिजर्व्स की बेटा। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना बेटा। सारी कैलकुलेशंस आप ऊपर कर चुके हो बेटा। साफ साफ नाम लिखने, ऑर्डिनरी शेयर्स। सर एक बात बता दें, क्या मैं यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लूं बेटा? हाँ दोस्त, क्या मैं यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लूं सर? जल्दी बता दें सर, क्या मैं यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लूं सर? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी 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 जल्दी। सर नहीं लूंगा। क्यों? अभी आपको मैंने बता दिया, मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मेरा इक्विटी नहीं होगा, मेरा नॉन करंट लायबिलिटी होगा। तो इसलिए आपको ये पढ़ाया है ताकि आपको याद रहे। बस आपने यही याद रखना है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपका नॉन करंट लायबिलिटी होगा। सर अगर ये इररिडीमेबल होता तो क्या होता? सर अगर ये इररिडीमेबल होता तो बिल्कुल ये इक्विटी के सेक्शन में जाता, क्योंकि ये आपका नॉर्मल कैपिटल है। बट सिंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पूछा है, इसीलिए ये नीचे इक्विटी के सेक्शन में नहीं आएगा। आई होप अब सबको क्लियर है बेटा, मैंने बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है। ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपके लेवल पे नहीं पूछना चाहिए इसको। इसने सिलेबस में क्लियर कट मना किया है कि प्रेफरेंस की टाइप्स जो है वो नहीं पूछेगा वो, बट पूछ ली है बेटा उसने, तो अब क्या ही कर सकते हैं। 8 लाख, 1 लाख 10, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने आपको बता दिया है। 8 लाख, 1 लाख 10। रिटेन अर्निंग्स कितनी है बेटा? 655,500। सर टोटल कर लें, टोटल भी आपके पास है। सर टोटल आ गया, कितना आ गया बेटा? टोटल आ गया 975500। क्या ये? सर सही कर लें इसको। आई डोंट नो, आप लोगों ने बताया दोस्त, चेक कर लो। मेरा यही आया है। अबे तुम्हारा तो यही आया है, सही आया। सही क्या है ये बताओ ना, आपका क्या करना है बस मुझे जान के। बेटा सही 975500 ही है, चेक कर लेना। आपने शायद वो डाल दिया होगा, रिडीमेबल डाल दिया होगा। डाला है ना रिडीमेबल, है ना भैया? अब क्लियर हो गया बेटा ये सबको? चले आए। सर कहता है द कंपनी इज कंसिडरिंग एक्सपेंशन बट नीड्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस टू डू सो। द कंपनी आर कंसिडरिंग ईदर इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स और डिबेंचर्स। Advise the board of directors whether they should issue ordinary shares or debentures to raise additional finance. Justify your answer। 5 मार्क्स का है बेटा। तो गलती क्या की है नाबिया, पता चला आपको? हाँ नाबिया, गलती क्या की है पता चला? मिस नाबिया, पता चला आपको गलती क्या की है आपने? बेटा कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा नाबिया बेटा, ठीक है? आ जाए सर। अब मैं इसमें यही देख रहा था बेटा कि नहीं लिखे मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ शेयर्स, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आए, सर बोल रहा है या तो शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स, क्या करना चाहिए? जस्टिफाई और आंसर। तो सर आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेंगे। सर अगर मैं शेयर्स इशू करता हूं, सुन लो बेटा, देख लें। सर शेयर्स इशू से होगा क्या, देखना फायदे क्या हैं इसके और नुकसान क्या हैं। ठीक है, आए। सर अगर आप जो है ऑर्डिनरी शेयर्स पे करते हो, अगर आप ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करते हो तो क्या होगा, और अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो क्या होगा? बोलता है एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेदर दे शुड इशू ऑर्डिनरी शेयर्स और डिबेंचर्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड। सर अगर मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा तो मुझे पे करना पड़ेगा एनुअल इंटरेस्ट। मैं कुछ भी कर लूं बेटा, मैं इस इंटरेस्ट को
अवॉइड नहीं कर सकता। अगर मैं अपने डिबेंचर होल्डर को बोलूंगा यार इस साल प्रॉफिट अच्छे नहीं हुए हैं तो इंटरेस्ट मत लो, तो सर वो जो है ना बोलेगा कि आप, ये मेरा मसला नहीं है कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, मुझे हर साल इंटरेस्ट चाहिए। तो एनुअल इंटरेस्ट इज पेएबल एट एनी कॉस्ट, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट हर हाल में देना है। हाँ, मैं ऑर्डिनरी शेयर वाले को डिविडेंड देता हूं, डिविडेंड मे बी पेड और नॉट पेड every year depending on profitability of the company। सर मैं शेयर होल्डर को कह सकता हूं कि यार देखो तुम्हें तो पता है अभी बिजनेस जो है वो मंदी की तरफ जा रहा है और पैसे नहीं है तो डिविडेंड नहीं लो। मैं डिबेंचर होल्डर को ये नहीं बोल सकता, क्यों सर उसने मुझे उधार दिया है, वो मेरी कंपनी का ओनर नहीं है, वो लेंडर है और उसने लेंड किया है, इसलिए इस शर्त पे किया है कि मैं उसको हर साल इंटरेस्ट दूंगा। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया वो आपका बिजनेस बैंकरप्ट कर देगा बेटा। लेकिन मैं ऑर्डिनरी वाले को ये कह सकता हूं कि यार तुम्हें पता है तुम्हारे सामने ही तुम आए हो एनुअल जनरल मीटिंग में, बिजनेस में पढ़ा है ना आपने एजीएम, आप एजीएम में आए हो, आपने खुद ही देख लिया है कि कंपनी की क्या हालात चल रहे हैं, तो इस साल हम डिविडेंड, सॉरी इस साल हम डिविडेंड नहीं देंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है बेटा तो दे विल अंडरस्टैंड, बट डिबेंचर होल्डर अंडरस्टैंड थोड़ी करेगा सर। सर दूसरा, सर दूसरा, इफ देयर इज डिफॉल्ट, if there is a default in interest payments or repayments, they may bankrupt the business। सर अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट्स में डिफॉल्ट किया या जो है वो आपने रीपेमेंट टाइम पे नहीं की, वो आपका बिजनेस बैंकरप्ट करके अपने एसेट रिकवर करेगा बेटा। क्या शेयर होल्डर ये कर सकता है? सर शेयर होल्डर की तो अपनी कंपनी है, वो अपनी कंपनी थोड़ी बेचने जाएगा। तो सर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ये है ज्यादा। वाई? सिंस ordinary shareholders are owners of the company themselves। सर 5 पॉइंट्स का है, 4 बातें आपने लिखनी है, आपकी मर्जी है। मैंने इसको बेटा बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से दिखाया है कि डिबेंचर्स इज अ विलन एंड ऑर्डिनरी शेयर इज अ हीरो। आप अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन में क्या लिखूंगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड ऑप्ट फॉर रेजिंग फाइनेंस थ्रू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। आप डिफर कर सकते हो बेटा मेरी रीजन से, आप कह सकते हो मैं तो डिबेंचर इशू करूंगा, तो बेटा एडिक्वेटली सपोर्ट कर लो, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। बोर्ड शुड ऑप्ट फॉर रेजिंग फाइनेंस थ्रू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एज इट इज अ सिक्योर मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। और आपने तो बिजनेस स्टडीज में बेटा पढ़ा भी है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर, वहां आपने पढ़ा होगा ना ये सब। नेम द सेक्शन हेडिंग इन अ कंपनी एसओएफपी वेयर डिबेंचर्स वुड बी इंक्लूडेड। सर हमें पता है नॉन करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होता है। सर मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा जल्दी से पहले ये सुकून से पढ़िएगा बेटा, फिर चैट में लिखिएगा कि ये चले बेटा आगे हैं। सर आखिरी क्वेश्चन आ जाए। कहता है आजिम इज अ होलसेलर, ही सेल्स गुड्स बोथ ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस। टर्म्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल क्रेडिट सेल्स इज 30 days। आपको ईयर एंड की बता रहा है बेटा, आपसे कह रहा है रेशियोज निकालो, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इन्वेंट्री टर्नओवर आए। अब बेटा मुझे एग्जामिनर ने यहाँ पे ये बताया नहीं है कि मैं इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में निकालूं या डेज में। हमेशा याद रखना, जब भी एग्जामिनर टर्नओवर का वर्ड यूज कर देगा बेटा इसका मतलब डेज में चाहिए है उसको। ठीक है सर। टाइम्स के लिए वो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का वर्ड बताता है वैसे, ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, नहीं टाइम्स में ही आप बताएं।
ठीक है, टाइम्स में ही आप बताएं। अगर वो कहे कि डेज में बताओ, जिस तरह यहाँ कहा है उसने, राउंड अप योर आंसर टू द नियरेस्ट होल डे, तो आप समझ जाइएगा कि डेज की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में ही निकालता हूँ। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया हुआ है, बट मैं निकाल सकता हूँ बेटा। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है। सर आपको क्रेडिट परचेजेस भी गिवन है, सर निकाल लें। कॉस्ट ऑफ सेल्स 24074 प्लस 278429। कैलकुलेटर में मत करना, उसको दिखाना, यहाँ पे वर्किंग का बोला है उसने। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर निकाल लें एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे। सर एवरेज इन्वेंट्री है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 24074 प्लस 25600 डिवाइड बाय 2। बता देंगे एवरेज इन्वेंट्री कितना आता है? हाँ दोस्त, मैं ऑफ कर रहा हूँ बेटा, रुक जाओ हारून। कितना आ रहा है बेटा, बताएं जरा जल्दी जल्दी। बोलो बेटा कितना आ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आ रहा है सर, बता दें। गलत बता रही है, ये नहीं आ रहा, 24837 आ रहा है, यस। टाइम्स बता दें बेटा कितना आ रहा है? 2 डेसिमल प्लेस पे बताना है बेटा टाइम्स, तो 2 डेसिमल प्लेस पे ही बताइएगा। 11.15 टाइम्स लिखिएगा। टाइम्स टाइम्स के मार्क्स है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। सर फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 बेटा। सर ट्रेड रिसीवेबल्स ये आ रहा है मनी ओड बाय क्रेडिट कस्टमर्स 42375 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स ये रही बेटा 392600 मल्टीप्लाई बाय 365। बता दो बेटा, राउंड अप करने का बोल रहा है आंसर। तो अगर आपका 39 पॉइंट कुछ डेज आ रहा है तो आप इसको 40 लिख देंगे बेटा। राउंड अप करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद कहते हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर। सर ऊपर आएगा ट्रेड पेबल्स, सर नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओ सॉरी क्रेडिट परचेजेस, मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से बेटा। सर ट्रेड पेबल्स ये रहा, मनी और टू क्रेडिट सप्लायर्स 21603। सर परचेजेस ये रहा 278429 मल्टीप्लाई बाय 365। बता दो बेटा कितने डेज आ रहा है, जल्दी से बता दें। 7 नंबर मुफ्ते के 29 डेज आ रहा है। सर उसके बाद आ जाए, कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आजिम्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हैज बीन 35 डेज एंड ही इज कंसर्न्ड दैट दिस इज टू हाई। कहता है पिछले साल 40 दिन में 35 दिन में डेटर पैसे देता था, और इस साल जब मैं निकाल रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है रिसीवेबल्स 40 दिन ले रहे हैं पैसा पे करने में। कहता है आजिम हैज बीन कंसीडरिंग यूजिंग द सर्विसेज ऑफ अ डेट कलेक्शन कंपनी टू इंप्रूव द स्पीड एट व्हिच ही रिसीव्स द मनी फ्रॉम हिज क्रेडिट कस्टमर्स। Advise Azim whether he should appoint a debt collection company. Justify your answer with two advantage and two disadvantage. सर आ जाए। सर सबसे पहले तो एडवांटेज लिखते हैं। सर डेट कलेक्शन कंपनी कौन होती है यार? एक पता नहीं आप लोग इंडियन मूवीज देखते नहीं देखते, एक ईएमआई के नाम से मूवी आई थी। बैंक जब लोन देता है ना तो बैंक साथ ही साथ एक एजेंट को रखता है। बेसिकली वो एजेंट्स कौन होते हैं, वो कलेक्शन कंपनीज कौन होती हैं सर? वो जो है वो माफिया होती है, और वो जो है ना आपसे जबरदस्ती पैसे निकलवाती है। और वो जब आपसे पैसे निकलवाती है तो जो पैसे निकलवाती है उस पर परसेंटेज अग्री होता है कंपनी से कि इतना परसेंट ऑफ कलेक्शन वो रखेंगी बेटा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने जो है आपको माल बेचा है लेट सपोज, और साथ ही साथ मैंने एक जो है वो डेट कंपनी को हायर किया है, डेट कलेक्शन कंपनी को हायर किया है। वो डेट कलेक्शन कंपनी क्या करेगी? आपसे मेरा डेट निकाल के देगी, एंड इन रिटर्न में उसको उस कलेक्शन के अगेंस्ट एक फिक्स परसेंटेज दूंगा। ऑल्टरनेटिव नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि उसने क्लियर कट बोला कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताओ ऑफ अपॉइंटिंग अ डेट कलेक्शन। अगर वो कहता कि बताओ डेट कलेक्शन के अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं तो बात समझ आती, बट इस केस में मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर पॉजिटिव्स क्या होंगे डेट कलेक्शन के? सर पॉजिटिव्स तो ये होंगे कि इम्प्रूव्ड स्लैश क्विकर कैश फ्लो पोजिशन फॉर द कंपनी। सर जल्दी पैसा आ जाएगा,
इससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। एक्सप्लेन कर देंगे हम सर। ऐसा ही है सर। सर और पॉजिटिव क्या हो सकता है? सर आपके पास से रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने एक सेपरेट कंपनी को हायर किया है। तो अब आपके बंदे जो हैं, आपके कंपनी के जो बंदे हैं, वो और कामों पे फोकस कर सकते हैं। वो डेट कलेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कंपनी को हायर कर लिया है। उस कंपनी का काम ही डेट कलेक्शन पे फॉलो अप करना है, पेमेंट्स पे फॉलो अप करना है। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज नाउ दीज एक्टिविटीज will be done by debt collection company, and the workforce of Azim can focus on more core activities. सर तो हम कोर एक्टिविटीज पे हमारे एम्प्लॉयज ऑफ फोर्स फोकस करेंगे, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के डेट कलेक्शन के जो मसले हैं वो जो है कंपनी देखेगी। सर नेगेटिव क्या होंगे? सर एक तो रिलेशनशिप विद कस्टमर्स में डिटोरिएट। सर अगर आप माफिया को भेजेंगे पैसे कलेक्ट करने के लिए कस्टमर्स से, आपके लॉयल कस्टमर्स या आपके नए कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे कि इसने तो हमारे पीछे गुंडे लगा दिए हैं, मैं आइंदा इससे माल नहीं खरीदूंगा बेटा। So relationship with customers may get deteriorated. सर और नेगेटिव क्या होगा? सर नेगेटिव ये होगा कि कलेक्शन कंपनी की को जो फीस देनी है, कलेक्शन कंपनी की जो फीस है बेटा, उस वो आपका एक्सपेंस होगी, और उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर रिकमेंडेशन क्या लिखूंगा? सर आप ये रिकमेंडेशन लिख सकते हैं कि यार 5 दिन, मैं पॉजिटिव के सेंस में, मैं नेगेटिव के सेंस में लिख रहा हूँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि जो है वो मैं डेट कलेक्शन कंपनी को हायर ना करूँ, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूँ। आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ, एट दिस पॉइंट अजीज शुड एक्सप्लोर अदर ऑल्टरनेटिव्स। तुमने जो बात की थी ना हारून, अदर ऑल्टरनेटिव्स की, वो तुम अपनी रिकमेंडेशन में लिख सकते हो अगर तुम इसके अगेंस्ट जवाब लिख रहे हो। तो एट दिस पॉइंट अजीज शुड एक्सप्लोर अदर ऑल्टरनेटिव्स सच एज गिविंग कैश डिस्काउंट्स फॉर अर्ली पेमेंट। अगर आप कस्टमर को बोलोगे जल्दी पैसे दोगे मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, तो कस्टमर मोटिवेट होगा इन ऑर्डर टू पे यू क्विकली। तो अजीज शुड एक्सप्लोर अदर ऑल्टरनेटिव्स सच एज गिविंग कैश डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स rather than hiring a debt collection company. सर सर चले आगे। सर उसके बाद कहता है सजेस्ट टू अदर मेजर्स दैट आदिम माइट टेक टू रिड्यूस हिज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर पीरियड। सर आप चेंज कर लें जाके, ये मत लिखें अदर ऑल्टरनेटिव्स। अगर यहाँ लिख लोगे तो अगले पार्ट में क्या लिखोगे? तो मैं रिकमेंडेशन चेंज कर रहा हूँ, शुड एक्सप्लोर अदर ऑल्टरनेटिव्स। मैं यहाँ रिकमेंडेशन अब चेंज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि अगले पार्ट में इसने ये पूछा है, तो स्मार्टली खेलिएगा बेटा। तो अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, एट दिस पॉइंट अजीज शुड एक्सप्लोर अदर ऑल्टरनेटिव्स रादर देन हायरिंग, रादर देन, देखना मैं किस तरह स्मार्टली चेंज करता हूँ रिकमेंडेशन। रादर देन हायरिंग, बेटा बेहतर है ना लिखो, ठीक है? बेहतर है ना लिखो, फिर वहां तुम्हारे पास पॉइंट्स कम हो जाएंगे। मेरे पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बीइंग एज अ स्टूडेंट यू विल हैव लेस पॉइंट्स एज कंपेयर्ड टू मी ना। एट दिस पॉइंट अजीज शुड एक्सप्लोर अदर ऑल्टरनेटिव्स रादर देन हायरिंग डेट कलेक्शन कंपनी, एज देखना, एज दिस में डिटोरिएट रिलेशनशिप विद लॉयल कस्टमर्स। देखें कैसा मैंने स्मार्टली चेंज किया, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं सर। ठीक है सर। सर अदर ऑल्टरनेटिव में क्या करेंगे? सर आप डिस्काउंट दे दें कस्टमर को। सर ऑफरिंग कैश डिस्काउंट्स, ऑफरिंग कैश डिस्काउंट्स फॉर अर्ली पेमेंट्स। सर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स। सर उनको धमकाएं कि अगर तुम टाइम पे पैसे नहीं दोगे मैं तुमसे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दूंगा। कंट्रोल अकाउंट्स में पढ़ाया था बेटा आपको, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कहता है अजीज हैड कैलकुलेटेड हिज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन फॉर द
year ended, he wants to compare these to his competitor Bayer who has a similar size business. आपको बता रहा है आजिम और बायर का बेटा, आजिम का जीपी मार्जिन और बायर का अगर देखें तो बाहिर ने अच्छा परफॉर्म किया है बेटा, दोनों केसेस में बाहिर ने अच्छा परफॉर्म किया है। आपसे कहते हैं सजेस्ट वन एक्शन दैट आजिम माइट टेक टू इम्प्रूव दिस। सर अगर जीपी मार्जिन कम उसको अच्छा करना है तो जीपी मार्जिन में मैंने आपको कमेंटिंग में क्या लिखवाया था कि जीपी मार्जिन अच्छा कब होता है, या तो सेल्स बढ़ जाए या कॉस्ट कम हो जाए। तो अगर आजिम का कम आ रहा है बेटा, यानी आजिम की कॉस्ट ज्यादा है बेटा, तो आजिम को जो एक्शन लेना है या तो उसको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी या उसको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ परचेजेस सॉरी। आजिम को ये करना चाहिए कि परचेजेस की कॉस्ट रिड्यूस करनी चाहिए। सर प्रॉफिट मार्जिन में मैंने आपको बताया था अगर किसी का प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा है यानी उसके एक्सपेंसेस मैग्नीफाई हो रहे हैं, मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड आपको लिखवाया था कमेंटिंग में। सर तो आप यहाँ लिख दें कि कंट्रोल स्लैश रिड्यूस ओवरऑल एक्सपेंसेस। बहुत सारे रीजंस हैं, एक लिखना है तो मैं एक आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है सर आपसे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2023 Azim took goods for his own use 340 but had not entered in his accounting records. To correct this error, Azim made a year end adjustment, prepared the journal entry that Azim would make to correct this entry. सर उसने ईयर एंड एडजस्टमेंट करके दिखा दी है। सर हमें पता है क्या एंट्री बनती है बेटा, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है बेटा, मैंने आपको सिखाया था बेटा सोल ट्रेडर में, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है बेटा और परचेजेस क्रेडिट होता है। 340 से एंट्री बन जाएगी। उसके बाद आंसर कहता है कंप्लीट द टेबल बिलो बाय प्लेसिंग अ टिक टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर ऑन अजीम्स ग्रॉस प्रॉफिट एंड क्लोजिंग कैपिटल। अब सुनिएगा सर परचेजेस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। जब मैं एरर ठीक करूंगा तो मुझे परचेजेस को कम करना पड़ेगा। मैंने आपको सस्पेंस में पढ़ाया था परचेजेस बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होता है, परचेजेस कम होंगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट में लिखूंगा इंक्रीज। सर जब आप एसओएफपी में इक्विटी सेक्शन बनाते हैं तो आप करते हैं ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को लेस करते हो बेटा और आपका क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो अगर ड्रॉइंग्स अब आपकी बढ़ गई हैं तो आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा, डिक्रीज। क्या ये क्लियर? सर विद दिस हमारा आज का पेपर